अच्छा भी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने अपनी मिड टर्म का पेपर 1 जो सॉल्व किया था। लिहाजा आज हमें इस हिसाब से जो पेपर 2 सॉल्व करना चाहिए। पेपर 2 आपके सामने है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। ये पेपर 2 है जो कि एग्जाम में आपको दिया गया था। इसका जो पहला सवाल है इसमें कह रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर इज गिवन बाय दिस वेयर सी इज द कांस्टेंट, गामा इज द स्ट्रेन एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो देखें, ई तो आपकी एनर्जी हो गई जो कि आप जूल में नापते हैं। सी एक कांस्टेंट है, उसकी यूनिट आपको मालूम करनी है। गैमा स्ट्रेन है और मैंने आपको बताया हुआ है कि गैमा की कोई स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, इसकी यूनिट जूल होती है। और जूल बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 के। तो अगर आपको सी की यूनिट मालूम करनी है तो सी को सब्जेक्ट बनाएंगे, सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई पी डिवाइड बाई गैमा स्क्वायर इंटू वी। अगर आप यूनिट्स ऑफ सी मालूम करना चाहते हैं तो 2 की तो कोई यूनिट नहीं होगी, एनर्जी की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर क्यूब से कैंसिल, तो ये मीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। तो बेस यूनिट बन जाएगी सी की किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। ठीक है, we can state two SI base units other than किलोग्राम मीटर एंड सेकंड। मीटर सेकंड और किलोग्राम के अलावा दो बेस यूनिट्स बताएं। तो एक टेम्परेचर यूनिट हो जाएगी, वो बेस यूनिट है यानी कि केल्विन। और एक करंट की यूनिट भी बेस यूनिट है और वो क्या है, एम्पेयर। ठीक है, फिर कह रहा मेटल वायर हैज ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, इट इज देन सस्पेंडेड एंड हैंग्स वर्टिकली एज शोन इन फिगर 1.1। The weight of the wire causes it to stretch. The elastic potential energy stored in the wire is E. To show that the SI base units of E are kilogram meter square per second square. नहीं, कोई सी भी एनर्जी हो, स्टोर्ड एनर्जी, वो वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है, और वर्क डन जो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो जब आप यूनिट्स ऑफ ई मालूम करेंगे तो आपको फोर्स यूनिट पुट करना पड़ेगी जो कि बराबर होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और डिस्टेंस यूनिट पुट करनी पड़ेगी जो कि होती है मीटर। जब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो जब आपको प्रूफ करना था वो आपने प्रूफ कर दिया कि एनर्जी की यूनिट आ रही है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 आ रही है। ठीक है भाई, फिर ये कह रहा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल इज गिवन बाय इज इक्वल्स टू सी रो स्क्वायर जी स्क्वायर ए एल नॉट क्यू। यहाँ पर रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ मेटल, जी का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया और सी इज अ कांस्टेंट। तो कह रहा है कि आप ऐसा यूनिट ऑफ सी निकालें। अब देखिए, कोई सी भी एनर्जी हो उसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, और जूल बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 के। डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की यूनिट है एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और सी मालूम करना है आपको। तो पहले इस फॉर्मूले में आप सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बराबर होगा ई अपॉन रो स्क्वायर जी स्क्वायर ए एन एल नॉट क्यूब। एल नॉट जो है वो लेंथ है, इसकी यूनिट मीटर होगी। ठीक है, तो जब आप यूनिट्स मालूम करेंगे सी की, जब आप यूनिट्स ऑफ सी मालूम करेंगे तो एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। डेंसिटी पे स्क्वायर है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। जी पे भी स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे भी स्क्वायर आएगा। एरिया है मीटर स्क्वायर और लेंथ है मीटर, लेकिन मीटर पे क्यूब है तो मीटर क्यूब हो गया है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर है आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकंड माइनस 2, नीचे आपके पास है किलोग्राम का स्क्वायर और मीटर माइनस 6, मीटर का स्क्वायर और सेकंड माइनस 4, और नीचे मीटर स्क्वायर मीटर, ऊपर वाले मीटर स्क्वायर नीचे वाले मीटर स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर वाला किलोग्राम नीचे वाले किलोग्राम से कैंसिल, ऊपर वाला सेकंड माइनस 2 नीचे वाला सेकंड माइनस 4 से कैंसिल, माइनस 2 बचेगा। ठीक है, ऊपर तो कुछ नहीं बच रहा, नीचे बच रहा है किलोग्राम बच रहा है
और मीटर -6 और +2 -4 और 3 -1 -1 बचा रहा है और सेकंड -2 बच रहा है, पर कुछ नहीं बच रहा। तो जब ये सब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा किलोग्राम का इन्वर्स मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ सी हो जाएगी किलोग्राम पे इन्वर्स मीटर पे पावर 1 सेकंड पे स्क्वायर, किलोग्राम इन्वर्स मीटर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक आई होप यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ स्केलर क्वांटिटी एंड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? A scalar quantity has magnitude but no direction। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? A vector quantity has magnitude and direction both। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। फिर क्या है, कंप्लीट फिगर 1.1 टू इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द क्वांटिटीज इज अ वेक्टर और अ स्केलर। ये बताएं कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर कह रहे हैं कि एन एयरक्राफ्ट इज ट्रैवलिंग इन विंड। फिगर 1.2 shows the velocities for the aircraft in still air and for the wind. The velocity of the aircraft in still air is 95 meter per second to the west. The velocity of the wind is 28 meter per second from 65 degrees south of east. On figure 1.2, draw an arrow labeled R in the direction of the resultant velocity of the aircraft. देखिए, आप इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आराम से बना सकते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए। एक तो वेक्टर आपका ये हो गया, ये एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी हो गई स्टिल एयर में इस तरह। विंड की वेलोसिटी आप वहां से बनाएंगे जहाँ से पहला वेक्टर खत्म हो रहा है आपका, तो जहाँ से पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से हम दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ करके। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड होगी, जो कि मैंने सही नहीं बनाई, मजा नहीं आया। देखो अब सही, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई जो कि इस डायरेक्शन में। अब अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना चाहें तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनेगा? रिजल्टेंट ऐसे बनेगा माशाल्लाह से। इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा आर। ठीक है, और ये एंगल आप मालूम कर सकते हैं खुद। कैसे मालूम कर सकते हैं? 180 में से 65 माइनस कर दें। 180 में 65 माइनस करेंगे तो 115 डिग्री एंगल बच जाएगा। ये वाली साइड जो है ये है 95 और ये वाली साइड जो है ये है 28। ठीक है, तो ये आपने जो है एक रिजल्टेंट वेलोसिटी आर बना दी। कैसे कैलकुलेट कर लें? तो कैलकुलेट आप ट्रायंगल से सॉल्व कर लेंगे। सर कोसाइन रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे तो आर का स्क्वायर बराबर होगा किसके? 28 का स्क्वायर प्लस 95 है, प्लस 95 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 28 इंटू 95 इंटू कॉस 115 डिग्री। सॉल्व करके बताएं कि आर का आंसर क्या आ रहा है। शाबाश, जल्दी से। 109.8। 109.8 तो राउंड ऑफ करके 110 ही लिख देते हैं सीधा इसको। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि 110। तो सर 109.8 गलत होगा क्या? 4 ऐसे हो जाएंगे फिर इसमें, 4 ऐसे हो जाएंगे ना, हम 3 ऐसे से ज्यादा आंसर नहीं लिखते इसलिए। तो 0 होंगे फिर इसमें मार्क्स। इसका 1 मार्क नहीं मिलेगा, आंसर का 1 मार्क नहीं मिलेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स गलत होना तो 1 मार्क काट लेगा, तो फिर 2 में से 1 मार्क मिलेगा आपको। सही। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 4, मेक एस्टिमेट्स ऑफ द मास इन किलोग्राम ऑफ अ वुड इन मीटर रूल। मीटर रूल का मास कितना होता होगा? 100 ग्राम, 200 ग्राम। किलोग्राम में कितना हो जाएगा? किलोग्राम में हो जाएगा 0.0
2 किलोग्राम हो जाएगा। क्या वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ क्रिकेट बॉल और अ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल का वॉल्यूम कितना होता होगा? देखिए सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली एमएल के बराबर होता है, और जो एक जग होता है ना, जग पानी का जग होता है, वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का होता है। तो कल में पानी की जग में कितने टेनिस बॉल आ जाएंगी? कल देखो 4-5 टेनिस बॉल आ जाएंगी। तो अगर 4-5 भी आ जाएंगी तो एक का वॉल्यूम तकरीबन 200 के आसपास होगा, बल्कि ज़्यादा आ जाएंगी, 5-6 आ जाएंगी। तो आप कुछ भी लिख दें, आप 200 सेंटीमीटर क्यूब लिख दें यार, ठीक है। फिर कह रहा है मेटल वायर ऑफ लेंथ L हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन of diameter d as shown. The volume V of the wire is given by expression V equals to pi d square L upon 4. The diameter, length and mass are measured to determine the density of the metal of the wire. The measured values are, density मालूम करने के लिए आपने diameter मालूम किया, आपने length मालूम किया, फिर आपने mass मालूम किया. So calculate the density of the metal with its absolute uncertainty. Give your answer to an appropriate number of significant figures. देखिए आप पहले तो डेंसिटी मालूम करेंगे, डेंसिटी के लिए पहले वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। जब आप वॉल्यूम मालूम करेंगे तो वॉल्यूम इसका बराबर है किसके? पाई डी स्क्वायर एल अपॉन 4। तो आपको जो डेंसिटी चाहिए वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो सब कुछ आप जो है वो ऐसा यूनिट्स में चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर जो आपकी ये डायमीटर है, ये बराबर होगा किसके? 0.38 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। लेंथ को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो जाएगा 0.25 प्लस माइनस 0.01 0.250 प्लस माइनस 0.001 मीटर, और मास को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो जाएगा 0.0022 0.0002225 प्लस माइनस पॉइंट अपना कितना हो जाएंगे? 1230 किलोग्राम। 10⁻³ भी लगा सकते हैं इससे सीधा। अब आप वॉल्यूम मालूम करेंगे तो वॉल्यूम बनेगा पाई, डायमीटर की जगह क्या आएगा? डायमीटर की जगह आएगा 0.38 एक्सपोनेंट -3 और डायमीटर पे स्क्वायर आएगा। लेंथ जिसकी आएगी 0.250 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है भाई। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और जो वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा वी अपॉन वी, इसके बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी क्यों लगाया? क्योंकि डी पे स्क्वायर था, एल पे स्क्वायर नहीं था तो डेल्टा एल अपॉन एल लिखा, और पाई और 4 नंबर उनकी अनसर्टेनिटी होगी। बताएं वॉल्यूम का आंसर क्या आ रहा है, फटाफट कैलकुलेट करके बताएं इसे। पाई इंटू 0.38 एक्स-3 का होल स्क्वायर इंटू 0.250 डिवाइड बाय 4। अब फटाफट जल्दी से आंसर बताएं, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आ रहा है भाई 2.835 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आ गया। अब डेंसिटी मालूम करेंगे, डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है इसका? मास इसका है 0.00025 किलोग्राम, और वॉल्यूम इसका है 2.835 एक्सपोनेंट -8। इसका आंसर बताओ कितना जल्दी से, आनंद पाना है। हाँ खुदा की इसका आंसर बताएं प्लीज।
7935.7. 7935.7 किलोग्राम पर मीटर। ये डेंसिटी आ गई। डेंसिटी आ गई। अब आप जब अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे डेंसिटी में, सो डेल्टा डी अपॉन डी बराबर होगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी है, या फिर डेल्टा डी अपॉन डी बराबर होगा इसके डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी की जगह क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू कितनी आई है 7935.7। डेल्टा एम कितना, डेल्टा में 0.001 डिवाइड बाय 0.225 प्लस डेल्टा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी। डेल्टा डी कितना है 0.01 डिवाइड बाय 0.38 और प्लस डेल्टा एल अपॉन एल 0.1 डिवाइड बाय 25.0। इस पूरे का सॉल्व करके बताओ डेल्टा डी का आंसर क्या है, जल्दी से शाबाश। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताओ कि डेल्टा डी का आंसर क्या है। $484.6. 485.6 सर 484। 484.6 ये आपकी अनसर्टेनिटी है। प्रॉब्लम में अनसर्टेनिटी आप 1SF से ज्यादा में लिखते नहीं है, तो 484.6 को 1SF में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। 484 को अगर राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 1SF में तो 500 बनेगा। और जब आप अनसर्टेनिटी को इस तरह से लिखेंगे 500 बगैर डेसिमल के, तो आपको वैल्यू को भी अगर डेसिमल के लिखना होगा तो वैल्यू क्या होगी 7940, क्योंकि आप अब आंसर 3SF से ज्यादा में नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा 7940 प्लस माइनस 500। ये आपकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी बेचारी, ठीक है। सर वो 7900 का स्कोर क्या ठीक है 7900 नहीं हो सकता, 700 भी 7900। ये भी चलेगा, 7900 भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों सही है। कह रहा स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to the resultant force। किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है, बेसिकली चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। मतलब सर इस आपका क्या सवाल है सर, डेल्टा एम में क्या किलोग्राम में कन्वर्ट करके नहीं लेंगे क्या? नहीं भाई, एक बात याद रखिए, जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप डेल्टा डी अपॉन डी निकाल रहे हो फॉर एग्जांपल, तो अगर आप बगैर कन्वर्ट कर लोगे तो क्या वैल्यू आती है 0.01 डिवाइड बाय 0.38। अगर आप कन्वर्ट करके लोगे तो क्या वैल्यू आएगी 0.01 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 0.38 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही हो जाएगी ना 0.0 डिवाइड बाय 0.38। तो जब आप डेल्टा एक्स अपॉन एक्स निकाले होते हैं ना, तो वैल्यू को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, रेशियो हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर डेल्टा एम अपॉन एम और डेल्टा एल को निकालते हुए कन्वर्जन नहीं किया, जो वैल्यू दी हुई थी वही ले ली डायरेक्ट।
कह रहा है toy rocket. A toy rocket consists of a container of water and compressed air, as shown in figure 3.1. Water is pushed vertically downwards through a nozzle by the compressed air. The rocket moves vertically upwards. The nozzle has a circular cross-section of radius 7.5 mm. The density of the water is 1000 kg per meter cube. Assume that the water leaving the nozzle has the shape of a cylinder of radius 7.5 mm and has a constant speed of 30 meter per second relative to the rocket. Show that the mass of water leaving the nozzle in the first 0.2 seconds of the rocket launch is 0.46 kg. अच्छा अब देखें है क्या ऐसा सिचुएशन क्या है। कह रहे हैं कि एक टॉय रॉकेट है, इसमें जो इसका नोजल है उसका क्रॉस सेक्शनल जो है उसका रेडियस है 7.5 मिलीमीटर और वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब वाटर जो है उसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है, जो वाटर नोजल से निकल रहा होगा और उसका रेडियस 7.5 मिलीमीटर होगा और उसकी स्पीड होगी 13 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द रॉकेट। तो आपको ये साबित करना है कि वाटर का मास जो कि नोजल से 0.2 सेकंड में निकलेगा वो 0.46 किलोग्राम होगा। अब देखें अगर ये आपका नोजल का हिस्सा है बॉटल का और उस नोजल का जो रेडियस है वो आपको गिवन है, ये नोजल का रेडियस आपको गिवन है और ये रेडियस है 7.5 मिलीमीटर। यहाँ से वाटर निकल रहा है, वाटर की निकलने की जो स्पीड है वो क्या है, वाटर की निकलने की स्पीड है 13 मीटर पर सेकेंड, यानी वाटर एक सेकंड में 13 मीटर की लेंथ कवर कर लेता है। तो अगर आपको टाइम दिया जाए 0.20 सेकेंड तो वाटर जो हाइट कवर करेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा, बराबर होगा 13 मल्टीप्लाई बाय 0.2 यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के। तो वाटर जो हाइट कवर करेगा 0.2 सेकेंड में वो हाइट कितनी होगी 13 इंटू 0.2, दैट मेक्स इट 2.6 मीटर। ठीक है, तो 0.2 सेकेंड में 2.6 मीटर वाटर जो निकल जाएगा। अब अगर फर्ज करें कि यहाँ से यहाँ तक का वाटर जो है उसकी हाइट है 2.6 मीटर और उसका रेडियस है 7.5 मिलीमीटर यानी कि 0.0075 मीटर इसका डायमीटर है, इसका रेडियस है। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई इंटू 0.0075 का स्क्वायर। तो जो वॉल्यूम निकलेगा ऐसे वाटर का 0.2 सेकेंड में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन पाई मल्टीप्लाई बाय 0.0075 का स्क्वायर और हाइट जो वाटर की गुजर रही है 0.2 सेकंड में वो है 2.6 मीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो यहाँ से गुजरेगा। जो मास ऑफ वाटर होगा जो कैसे गुजरेगा और किसके बराबर होगा, मास ऑफ वाटर बराबर होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी के। तो डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो वाटर का मास यहाँ से जो गुजरेगा बराबर होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम है पाई मल्टीप्लाई बाय 0.0075 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2.6 और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर वैसे 0.46 आना चाहिए जो कि सवाल में लिखा हुआ है। चेक करिए पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर जो 0.46 आ रहा है नहीं आ रहा है। सर 0.459 आ रहा है, 0.46। हाँ 0.459 आ रहा है, तो 0.459 आने का मतलब है 0.46 किलोग्राम। तो देखिए जैसे कि उसने कहा था कि आप साबित करेंगे जो पानी 0.2 सेकंड में बाहर निकल रहा है वो 0.46 किलोग्राम है, तो वो आपने प्रूव कर दिया। कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ वाटर इन बी पार्ट 1 ड्यू टू लीविंग द नोजल। चेंज इन मोमेंटम कैसे आता है भाई, चेंज मोमेंटम आता है मास इनटू वेलोसिटी से आता है। तो इनिशियली तो उसका मास, इनिशियली तो उसकी स्पीड 0 होगी ना, जब वाटर मूव करने लगेगा तो उसकी स्पीड 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, चेन का मास है 0.46 13, तो 0.46 को मल्टीप्लाई बाय 13 कर लेंगे जल्दी से, शाबाश। $5.98।
तो आपका चेंज मोमेंटम हो जाएगा 5.98 न्यूटन सेकेंड। फिर क्या होता है, फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो आपका चेंज मोमेंटम आया 5.98 और ये कितनी देर में आया, ये 0.20 सेकंड में आया, जो पिछले सवाल में हमने टाइम यूज किया था 0.2 सेकंड। इसको सॉल्व करने देंगे, कितना आ रहा है 29.90 आ रहा है, 29.9 ठीक है। तो फोर्स हो जाएगी 29.9, चाहे तो 30.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 30.0 भी चलेगा और 29.9 भी चलेगा। कह रहे स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू द मूवमेंट ऑफ द रॉकेट बाय द वाटर। तो कह रहेंगे बताएं कि थर्ड लॉ यहाँ पे किस तरह से अप्लाई होगा। अब आपको जानना है कि थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा। थर्ड लॉ क्या होता है कि एक्शन का रिएक्शन जो होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो वाटर जो नीचे आ रहा है, तो उसके ऐसे वाटर पे एक रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, और उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से क्या होगा कि एक रिएक्शन होगा एयर पर, और वो रिएक्शन जो होगा वो क्या करेगा, इस रॉकेट को ऊपर की तरफ उठाएगा, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा, अभी तो उसमें लिखा हुआ तफसील से पढ़ लीजिएगा, अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ सारे, सारा पेपर कंप्लीट हो जाए क्लास खत्म होने से पहले। The container has a mass of 0.40 kilogram. The initial mass of water before the rocket is launched is 0.70 kilogram. The mass of the compressed air in the rocket is negligible. Assume that the resistive force on the rocket due to its motion is negligible. For the rocket at time 0 to 0.2 seconds after launching, show that its mass is 0.64 kilogram. कह रहे कंटेनर का जो मास है, कंटेनर का जो मास है वो 0.40 किलोग्राम है, और इनिशियल वाटर जो है उसका मास था 0.70 किलोग्राम। कहता मास ऑफ द compressed air in the rocket is negligible. Assume that the resistive force on the rocket due to motion is negligible. तो बताएं कि for the rocket at a time of 0.2 seconds after launching, show that its total mass is 0.46 किलोग्राम। देखें शुरू में आपके पास टोटल मास कितना था, इनिशियली जो आपके पास टोटल मास था वो था 0.40 किलोग्राम का कंटेनर प्लस 0.70 किलोग्राम का वाटर, तो क्या 1.1 किलोग्राम टोटल मास हो गया। नाउ एट 0.20 सेकेंड क्या हुआ था, 0.46 किलोग्राम वाटर जो है वो नोजल से निकल गया था। तो अब रिमेनिंग जो टोटल मास आपके पास है वो कितना है, जब रिमेनिंग टोटल मास आपके पास बचा वो कितना बचा, वो बचा 1.1 किलोग्राम माइनस 0.46 किलोग्राम, तो बचेगा 0.64 किलोग्राम। तो आसान सा सवाल था, ये मैं प्रूफ कर दिया था, तो कोई टेंशन नहीं थी। कह रहे कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन। अब ये जो पानी जो बचा है उसका रॉकेट का एक्सीलरेशन बताएं कितना होगा। अब देखिए रॉकेट का जो इस वक्त मास बचा है वो कितना बचा है, रॉकेट का मास इस वक्त बचा है 0.64 किलोग्राम, और रॉकेट पे जो फोर्स लग रही है वो हमने निकाली थी पिछले पार्ट में, फोर्स लगी है 29.9, रॉकेट पे रिजल्टेंट फोर्स लग रही है 29.9 लग रही है, ठीक है। तो अब ये बताएं कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। तो वो देखें एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है रिजल्टेंट फोर्स डिवाइड बाय मास के बराबर होता है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स को डिवाइड बाय मास करेंगे तो क्या निकल आएगा, इसका एक्सीलरेशन निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए जो सारे सोल्यूशन है ना कंप्लीट, ये मैं आपको लिख के अभी शेयर कर देता हूँ पीडीएफ। मैं चाह रहा हूँ सारे सोल्यूशन आपको समझा दूँ, सोल्यूशन लिखे हुए तो आपको मिल जाएंगे, वो टेंशन नहीं है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ पेपर कंप्लीट हो जाए क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल से जो है वो वेकेशंस हो जाएंगी। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसके हमने क्या लिखा था कि टोटल मोमेंटम of an accelerated system remains conserved, ठीक है। यानी एक एक्सेलरेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है हमेशा।
फिर कह रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी कोलाइड इलास्टिकली एज इलस्ट्रेटेड। ये पार्टिकल ए 500 की स्पीड से आगे पार्टिकल बी से टकराया जो कि रेस्ट में था, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि पार्टिकल ए जो है वो इस तरफ चलेगा 60 का एंगल बनाते हुए जो स्पीड वी ए, और पार्टिकल बी 30 का एंगल बनाते हुए चला गया फिर विद वी बी, ठीक है। अभी कह रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 500 एंड एक्स डायरेक्शन एंड बी एट रेस्ट। इनिशियली जो है इसका जो है वो क्या कहते हैं, स्पीड 500 थी, ये रेस्ट में था, और आफ्टर कोलिजन ये हो गया। द मास ऑफ ईच पार्टिकल m is 1.67 x minus 720 किलोग्राम। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द पार्टिकल्स कोलाइडिंग इलास्टिकली। इलास्टिकली कोलाइड करने का मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। यानी कि आपके कोलिजन के दौरान जो टोटल मोमेंटम था और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी दोनों कंजर्व होंगे, दोनों चीजें कंजर्व होंगी, इसलिए इलास्टिक कोलिजन है। कैलकुलेट द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए और बी कितना होगा? बी का मोमेंटम तो जीरो होगा, ए का मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ ए कितना होगा? मास है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ए की स्पीड है 500, प्लस बी का मास भी 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 है, लेकिन बी की स्पीड है 0। तो ये देख लें कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 8.35 एक्सपोनेंट माइनस 25 न्यूटन सेकंड। देखिए यही बनता है आंसर या कुछ और आ रहा है? चेक जरा कैलकुलेटर से, यही आंसर आ रहा है 8.35 एक्सपोनेंट माइनस 25 आंसर आ रहा है। माइनस 23 आ रहा है। माइनस 23 कैसे आ जाएगा यार? 500 से मल्टीप्लाई करो तो 2 पावर कम होगी ना, माइनस 25 होगा ना, 23 कैसे होगा? सर यही आंसर आ रहा है। यही आंसर आ रहा है ना। ऑलराइट, तो मोमेंटम आपका हो गया इनिशियल टोटल 8.35 एक्सपोनेंट माइनस 25 न्यूटन सेकंड हो गया। Can I state an expression in terms of m, v and vb for the total momentum of a and b after collision? After collision जो है वो कितना मोमेंटम होगा? मास m, वेलोसिटी v और vb की फॉर्म में इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। अभी इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन मतलब है कि आप कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे। देखिए इसका मोमेंटम बनेगा m इंटू वी बी और उसका मोमेंटम इस तरफ बनेगा m इंटू वी ए। लेकिन जब उसको आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा m वी बी कॉस 30 और ऊपर वाले ए का कंपोनेंट यहाँ बनेगा m वी ए कॉस 60। ऐसे ही जो है इसका p का वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? m वी बी साइन 30 और उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? m वी ए साइन 60। ठीक है, तो लिहाजा एक्स डायरेक्शन में जो टोटल मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन, ठीक है, वो होगा m वी ए, एम वी के साथ कॉस कितना है? एम वी के साथ कॉस 60 है, एम वी ए कॉस 60 डिग्री प्लस एम वी बी कॉस 30 डिग्री। और वाई डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम क्या होगा? एम वी ए साइन 60 डिग्री माइनस एम वी बी साइन 30 डिग्री। माइनस क्यों आया भाई वाई डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में इसलिए माइनस आया क्योंकि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है। एक्स डायरेक्शन में माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों राइट साइड पर हैं इसलिए। कहते हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी v एंड vb आफ्टर कोलिजन। अब देखें अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस बात करें तो अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो क्या होना चाहिए? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, टोटल मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन बराबर होना चाहिए किसके? वो बराबर होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है किसके?
बराबर है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ठीक, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना आ रहा था? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आता है m इंटू 500, ये आ रहा था ना बिफोर कोलिजन। देखे ना, बिफोर कोलिजन से इसका मोमेंटम था, बी का मोमेंटम तो 0 था, सो मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू 500। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट बस मास इंटू 500 ले रहा हूँ। और आफ्टर कोलिजन जो लॉन्ग एक्सिस मोमेंटम आ रहा है वो कितना आ रहा है? लॉन्ग एक्सिस आ रहा है m va cos 60 डिग्री प्लस m vb cos 30 डिग्री। दोनों तरफ m कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 500 बराबर आएगा किसके? cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2 va प्लस cos 30। cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2 v। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो va प्लस √3vb बराबर आएगा किसके? बराबर आएगा 1000 के। ठीक है, बराबर आ जाएगा 1000 के भाई। ठीक है, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट, तो va प्लस √3vb बराबर हो जाएगा 1000 के। ये एक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको अलोंग y एक्सिस सॉल्व करें इसी तरह से। अलोंग y एक्सिस देखें तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था? 0। आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना है आपका? आफ्टर कोलिजन आपका टोटल मोमेंटम है mva sin 60 माइनस mvb sin 30 डिग्री। तो mva sin 60 डिग्री आपका बराबर होगा mvb sin 30 डिग्री के। m से m कैंसिल, sin 60 होता है √3/2 va बराबर होगा sin 30 होता है 1/2 vb। 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये हुआ कि vb बराबर है √3 va के। तो vb की इस वैल्यू का आप इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे, तो va प्लस √3 और vb की जगह क्या आएगा? इंटू √3 va बराबर होगा किसके? 100 के, 1000 के, सॉरी। तो ये जाएगा va √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 va, ये बराबर होगा 1000 के। तो 4 va बराबर होगा 1000 के, तो va बराबर हो जाएगा 250 मीटर पर सेकंड के। तो v आ जाएगा 250 के बराबर। और vb किसके बराबर है? vb बराबर है √3 टाइम्स ऑफ 250 के। तो भाई देखो कितना आ रहा है? √3 टाइम्स ऑफ 250 कितना आ रहा है? जल्दी से √3 टाइम इंटू 250 कितना आ रहा है? जल्दी देखो फटाफट। 433। 433, तो ये हो जाएगा 433 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बीबी का आंसर हो जाएगा 433 मीटर पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। A rod PQ is attached at P to a vertical wall as shown. The length of the rod is 1.6 meter. The weight W of the rod at 0.64 meter from P. The rod is kept horizontal and in equilibrium by a wire attached to Q and to the wall at R. The wire provides a force F on the rod of 44 Newton at 30 degree to the horizontal. ठीक है, यानी कि ये फोर्स है, ये फोर्स आपकी 44 न्यूटन की फोर्स है। ये वेट आपका जो है पता नहीं कितना है। कह रहे हैं कि बताएंगे फोर्स एफ का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। तो फोर्स एफ का वर्टिकल कंपोनेंट तो ये होगा ना भाई, और ये कितना होगा? 44 इंटू साइन 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बना रही है फोर्स हॉरिजॉन्टल से। तो 44 इंटू 0.5 यानी कि 22 न्यूटन हो जाएगा।
तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ होगा 44 इंटू साइन 30 and 44 into 0.5, that is 22. So vertical component of force F will be 22 Newton. फिर कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F कितना होगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और ये कितना होगा 44 इंटू cos 30 डिग्री. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ F will be 44 इंटू cos 30 डिग्री यानी कि 44 इंटू 0.866. इसका आंसर बताओ भी कितना आ रहा है. 44 इंटू 0.866 का आंसर बताओ क्या आ रहा है. 38.1 न्यूटन. 38.1 न्यूटन. ठीक है, तो फोर्स एफ के आपने दोनों कंपोनेंट मालूम कर लिए. ठीक है, कह रहे बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पी डिटरमिन द वेट डब्ल्यू ऑफ द रॉड. कह रहे आप पी पे मोमेंट लें, यानी कि यहाँ पर आप पिवट लें और फिर मोमेंट्स लेकर जो आप मालूम करें वेट डब्ल्यू. अब देखें पॉइंट पी पे जो फोर्स लगी है वो काउंट नहीं होगी क्योंकि पिवट यहाँ पर है. 44 cos 30 काउंट नहीं होगी क्योंकि ये पिवट से गुजर रही है. सिर्फ डब्ल्यू काउंट होगी क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी. और ये 44 sin 30 यानी कि 22 न्यूटन काउंट होगी जो कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी. तो बस एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है. अब डब्ल्यू का जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसका डिस्टेंस कितना है 0.64 और 22 न्यूटन जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का इसका डिस्टेंस कितना है 0.64 प्लस 0.96 यानी कि 1.6 मीटर. तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ डब्ल्यू कितना होगा डब्ल्यू इंटू 0.64 डब्ल्यू का क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.64 मीटर और जो वो 22 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स एफ का उसका डिस्टेंस है 1.60 मीटर. तो डब्ल्यू वेट जो है बराबर होगा 22 मल्टीप्लाई बाय 1.60 डिवाइड बाय 0.64. इसका आंसर देखो भी क्या आ रहा है फटाफट शाबाश. 55 न्यूटन. 55 न्यूटन. मतलब है कि वेट जो होगा इसका वो 55 न्यूटन हो जाएगा. Can I explain why the wall must exert a force on the rod at P? कह रहे यहाँ पर बताएं कि फोर्स क्यों लगना चाहिए रॉड पॉइंट P पे. इसलिए लगना चाहिए कि यहाँ क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगी. तो यहाँ पर W जो है वो इसको बैलेंस कर सकता है 44 sin 30 को. लेकिन जो 44 cos 30 इसको बैलेंस करने के लिए तो आपको कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए होगी ना. तो फोर्स डायरेक्ट पॉइंट P पे लग रही होगी क्योंकि कोई और फोर्स तो नजर नहीं आ रही है. इसका मतलब ये हुआ कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या हो रहा है इसको फैन कुछ मसला कर रहा है भाई. ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो किसी फोर्स से बैलेंस होना चाहिए और वेट उसको बैलेंस कर नहीं सकता क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है. तो इसलिए आपको पॉइंट P पर एक और फोर्स चाहिए होगी. On figure 3.1 draw an arrow to represent the force acting on the rod at P. Label your arrow with letter S. तो आपके ख्याल में फोर्स किस तरफ लग रही होगी वो. लेकिन वो फोर्स ना इस तरफ कहीं लग रही होगी. क्यों लग रही होगी मैं आपको समझाता हूँ. देखें ये रॉड है, ये वेट लग रहा है नीचे की तरफ और ये वेट कितना है 55 न्यूटन. यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है 22 न्यूटन. यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है 38.1. तब यहाँ पे जो आपकी फोर्स होगी ना वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी क्योंकि उसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि 38.1 को कैंसिल करेगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा जो कि 55 और 22 के डिफरेंस को बैलेंस करेगा. तो इसलिए जो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा तो फोर्स खुद बीच में इस तरफ कहीं ना कहीं होगी. तो इस वजह से मैंने फोर्स यूं करके बनाई है. उसके बाद मैंने लेटर S लिख दिया इसके ऊपर.
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लिक्विड ऑफ डेंसिटी रॉ फिल द कंटेनर टू अ डेप्थ एच। तो कह रहे हैं कि आप ये फॉर्मूले की डेरिवेशन करें। सही है, डेरिवेशन हमने ऑलरेडी जो है वो लेक्चर्स में की हुई है, थोड़ी डेरिवेशन बस आपको यहाँ पर छापनी थी पूरी। फिजिक्स टू रॉ जीएच की डेरिवेशन कह रहा है स्मॉल सॉलिड स्फीयर फॉल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू द लिक्विड। स्टेट द नेम ऑफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर। स्फीयर जब इसके अंदर मूव कर रहा होगा तो तीन फोर्सेस कौन कौन से लगेगी, जो उनकी वेट, अपथ्रस्ट और फ्लूइड फ्रिक्शन, तीन फोर्सेस लग रही होंगी जब इसमें मूव करेगा। तो इसको आप ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो पहला जो नाम होगा वो किसका होगा, वेट ऑफ स्फीयर पहली फोर्स है, दूसरी जो फोर्स है वो है अपथ्रस्ट, और तीसरी फोर्स जो है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं। What equation that relates the magnitude of these forces? अब देखें वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ऊपर की तरफ लग रहा है, और चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होंगी। तो मतलब ये होगा कि जो वेट होगा वो बैलेंस करेगा दोनों अपवर्ड फोर्सेस को, यानी कि वेट बराबर होगा किसके, वेट बराबर होगा अपथ्रस्ट प्लस फ्लूइड फ्रिक्शन के। Can I state and explain the changes in energy that occur as the sphere falls? यहाँ पे चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो रहा होगा, जब स्फीयर ऊपर से नीचे गिरेगा तो जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगी इसकी, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा होगा वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से पैदा हो रही है। तो सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, since velocity is constant, therefore no change in kinetic energy ठीक है, since velocity is constant therefore no change in kinetic energy, however potential energy is lost, यानी gravitational potential energy falls, that changes into heat energy due to friction, जो कि फ्रिक्शन कैसे पैदा होने वाली हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है द लिक्विड इन द कंटेनर इज लिक्विड L, लिक्विड M is now added to the container. The two liquids do not mix. The total depth of the liquids is 0.17 meter. Figure 2.2 shows how the pressure inside the liquid varies with height x above the base of the container. यानी कि जैसे से आप जो है वो कंटेनर की बेस से जो है वो हाइट नापेंगे तो वैसे से प्रेशर आपके सामने आता रहेगा। यानी कि अगर आप बिल्कुल जीरो हाइट पर होंगे, बिल्कुल बेस पर होंगे कंटेनर के, तो प्रेशर मैक्सिमम होगा 9.25 एक्सपोनेंट 4। जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे हाइट बढ़ती रहेगी, प्रेशर कम होता रहेगा। जब आप बिल्कुल टॉप सरफेस पे चले जाएंगे, यानी वो तकरीबन 0.17 के करीब होगी हाइट मीटर, तो उतनी हाइट पर प्रेशर जीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि लिक्विड खत्म हो जाएगा, आप ऊपर हवा में आ जाएंगे। Can you use figure 2.2 to state the value of atmospheric? आपका जो है वो आप बिल्कुल सरफेस बिल्कुल टॉप पर आ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका प्रेशर आ रहा है 9.10 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। आपका प्रेशर कितना आ रहा है 9.10, ठीक है। तो लिहाजा आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो ये 9.10 एक्सपोनेंट 4 पास्कल हो जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कंटेनर है, आप कंटेनर के बेस पर यहाँ पर हो, तो यहाँ से आप हाइट नाप रहे हो x,
तो एक्स की वैल्यू 0 है, तो जब एक्स की वैल्यू 0 है तो प्रेशर कितना है 9.25। जैसे ऊपर आते रहो प्रेशर कम हो रहा है, और यहाँ पर पहुंच के जो है एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 0.17। तो 0.17 वैल्यू पर जो भी प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा ना, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका 9.10 एक्सपोनेंट 4 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बताएं कि इसकी डेंसिटी कितनी है। क्या बताएं इसकी डेंसिटी कितनी है लिक्विड एम की। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एम आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप जो है वो प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे P/ρgh, और उसके जरिए जो है वो आप डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है पूरे सारी जो ब्लैंक फिल करके मैं आपको भेज देता हूँ। पेपर 1 का सोल्यूशन मैं आपको पहले भेज चुका हूँ। सो दैट विल बी ऑल अबाउट द मिड टर्म एग्जाम एंड आवर मिड टर्म सिलेबस। इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी कॉलेज में होगी आई होप, और वो क्लास जो होगी वो 11 जनवरी को होगी। उसमें हम नया चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रखें कि आपको विंटर वेकेशन में कुछ काम भी करना होगा, फारिग नहीं बैठना होगा, और वो काम मैं ग्रुप में आपको कन्वे करता हूँ क्या काम होगा। सबसे पहले आप लोग ये करें कि भाग के कॉलेज जाएं और जो आपके ईयरली पास पेपर प्रिंट हुए वो पकड़ के लिए आए। उस ईयरली पास पेपर में से आपको होमवर्क दूंगा जो कि विंटर वेकेशन में बैठ के आपको करना होगा, और वो मार्क्ड होगा, यानी कि उसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे उसका। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप एज सुन एज पॉसिबल भाग के कॉलेज जाएं और वहाँ से जो प्रिंटेड आपके ईयरली पास पेपर हैं वो पकड़ के लिए आए फटाफट। ठीक है, तो आपकी जो भी आगे काम करना है वो मैं आपको ग्रुप पे मैं अपडेट करता हूँ कि आपको क्या काम करना है। सही है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।